परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो है 2-3 दिनों से एक समाचार हमारे देश में काफी व्यापक रूप से फैला हुआ है। कुछ समाचार इस प्रकार है कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है मणिशंकर अय्यर, और वो कांग्रेस पार्टी में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, क्योंकि वो बीच बीच में कुछ ऐसी बातें करते हैं जिन बातों से कांग्रेस पार्टी की हानि होती है और भारतीय जनता पार्टी का को लाभ होता है। लेकिन परसों एक विचित्र घटना घटी। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि राजीव गांधी उनके साथ पढ़ते थे कैम्ब्रिज। राजीव गांधी उनके साथ पढ़ते थे कैम्ब्रिज में, और कैम्ब्रिज में राजीव गांधी फेल कर गए, और उस पर टिप्पणी थी मणिशंकर अय्यर की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोई फेल नहीं करता, क्योंकि वहां पास करना बहुत आसान है, सरल है, और फेल होना कठिन है। व्यतिक्रम के लिए खेद है। तो क्या हुआ कि उनका कहना था कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किसी को फेल नहीं करता, क्योंकि विश्वविद्यालय की छवि पर ये बात आ जाती है तो वो सामान्यतया सबको पास कर देती है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था मैंने भी नहीं देखा किसी को फेल होते। लेकिन राजीव गांधी वहां फेल हो गए। उसके बाद देखिए कि राजीव गांधी को कैम्ब्रिज से निकाल दिया गया, और राजीव गांधी ने दूसरा प्रयत्न किया, इंग्लैंड के ही इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन लिया। इंपीरियल कॉलेज की भी वही कहानी थी, वहां भी कोई फेल नहीं होता, पास होना आसान होता है, फेल होना कठिन होता है। लेकिन राजीव गांधी वहां भी फेल हो गए। तो मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी ये थी कि जो व्यक्ति जहां पास होना आसान होता है और फेल होना कठिन होता है, तो इतना कठिन कार्य किया उस व्यक्ति ने, फिर उसको प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? तो यह बात मणिशंकर अय्यर की चारों ओर चल रही है, समाचार पत्रों में, यूट्यूब चैनल पर, टीवी चैनल पर, सब जगह, सर्वत्र। क्योंकि इन बातों में अनेक प्रश्न छुपे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अयोग्य शासक क्यों बनाती है? और कांग्रेस पार्टी के शासकों में जो जो सूची है शासकों की, वो अयोग्य शासकों से ही भरी हुई है। जवाहरलाल नेहरू अयोग्य थे, क्योंकि उनको कांग्रेस की जो समिति थी उसने नहीं चुना था। इंदिरा गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनी ये भी सब लोगों को पता है। राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने यह भी लोगों को पता है। जब जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी अक्टूबर महीने में 1984 में, तो जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस दिन राजीव गांधी दिल्ली में नहीं थे, वो कोलकाता में गए हुए थे, और राजीव गांधी केवल मात्र एक कांग्रेस के महासचिव थे, न कभी मंत्री बने थे, न कभी सरकार का कोई अनुभव प्राप्त किया था। उस समय इंदिरा गांधी के बाद घोषित रूप से प्रणब मुखर्जी नंबर 2 के स्थान पर थे, और संयोगवश उसके तुरंत बाद मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरे मित्र एक पत्रकार थे, उन्होंने कथा सुनाई कि कोलकाता में ही जानकारी हो गई थी राजीव गांधी को, प्रणब मुखर्जी को, कि इंदिरा गांधी नहीं रहे। वैसे ये सार्वजनिक घोषणा हुई थी शाम के समय। तो पत्रकारों में यह बात चली, क्योंकि उस समय अखबार ही अखबार थे और कोई माध्यम नहीं था संचार का। तो पत्रकारों ने फोन करना शुरू किया प्रणब मुखर्जी के प्राइवेट सेक्रेटरी को कि आप मंत्री जी का जो बायोडेटा है वो दीजिए, हम कल अखबार में छापेंगे, क्योंकि वो कल प्रधानमंत्री बने। प्रणब मुखर्जी के प्राइवेट सेक्रेटरी ने वो बायोडेटा दे दिया, और अखबारों में इस बात की तैयारी हो गई कि हम लिखेंगे। एक दिन पहले अखबार में लिखा जाता है, तब जाकर कल छपता। इस बीच में राजीव गांधी को किसी ने बता दिया कि ये तो तख्ता पलट हो रहा है, आपका नैसर्गिक अधिकार है प्रधानमंत्री के पद पर। परंतु प्रणब मुखर्जी
अवैध रूप से प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। और राजीव गांधी संयोगवश प्रणब मुखर्जी के साथ ही थे और कहते हैं कि साथ ही दोनों एक ही वायुयान से दिल्ली लौटे और दोनों में बातचीत नहीं हुई, अनबन हो गई। और राजीव गांधी के दिल्ली पहुंचते ही 1.5 घंटे के भीतर उनका शपथ ग्रहण हो गया प्रधानमंत्री के रूप में। और प्रणब मुखर्जी को दंड दिया गया कि लंबे समय तक प्रणब मुखर्जी कांग्रेस मंत्रिमंडल से बाहर रहे। तो कथा यह है कि राजीव गांधी एक ऐसे व्यक्ति को, जो एक सामान्य पायलट कैरियर के रूप में उसका था, 2 बार कैम्ब्रिज और इंपीरियल में फेल हो चुका था, सरकार का कोई अनुभव नहीं था, उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो इससे देश का क्या हुआ? देश का कितना नुकसान हुआ, कितनी हानि हुई, कितनी क्षति हुई, अपूरणीय क्षति हुई। तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद आदरणीय दीदी और आदरणीय पंकज जी प्रकाश डालेंगे, और उसी क्रम में हम ज़ेलेंस्की बाइडेन शरीक है, क्योंकि हमने उसमें डॉट 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 लिखा है। ऐसे अयोग्य शासक कहीं भी हो सकते हैं, और जहां भी होते हैं वो अपने देश के साथ क्या करते हैं, कितनी क्षति होती है, इसी पर आज की चर्चा है। तो उदाहरण यह है कि 1988 का वर्ष था। जयवर्धने श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, और लिट्टे जिसको कहते हैं तमिल विद्रोही, वो श्रीलंका में चरम पर थे। कहा जाता है कि भारत सरकार की ओर से उनको समर्थन प्राप्त था, तमिलनाडु सरकार का समर्थन प्राप्त था, तमिल जो लोग हैं भारत में उनकी सहानुभूति लिट्टे के प्रति थी। हालांकि कालांतर में यह पता चला कि लिट्टे का जो नेतृत्व था वो ईसाइयों के हाथ में था, और उसके जो बड़े बड़े नेता थे वो सारे के सारे ईसाई थे, और वह एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कहिए कि कुचक्र था। तो हुआ यह कि लिट्टे से श्रीलंका सरकार लड़ नहीं पा रही थी, और एक बार लिट्टे ने यह घोषणा कर दी कि हम तो भारतीय सेना के समक्ष समर्पण कर सकते हैं। जयवर्धने ने राजीव गांधी के साथ संपर्क किया, और देखिए कि दोनों के बीच एक समझौता हुआ। जयवर्धने राजीव गांधी संधि, इस संधि के तहत भारत के सैनिक एक नाम के तहत वहां पहुंचे, जो नाम है IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ये जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका पहुंची, वो तमिल विद्रोहियों से लड़ने लगी। परिणाम यह हुआ कि लंबे समय तक भारतीय सैनिकों को हराना पड़ा, विपरीत परिस्थिति में, कहिए कि शत्रुओं के बीच, और हमारे सैकड़ों बहुमूल्य सैनिकों ने अपना बलिदान दे दिया। और हुआ यह कि लिट्टे तो भारत विद्रोही हो ही गया, और कालांतर में उस लिट्टे ने ही राजीव गांधी की हत्या कर दी, लेकिन श्रीलंका भी भारत विरोधी हो गया। मुझे याद है कि कभी वहां श्रीलंका में उन्हीं दिनों कुछ कष्ट हुआ था भोजन का, और भारत ने जब खाद्य सामग्री भेजी तो श्रीलंका के कुछ लोगों ने, मंत्री ने यहां तक कह दिया कि भारत तो दरिद्र देश है, स्वयं उसके खाने के लिए नहीं है, वो हमें खाने को क्यों देगा। और भारत श्रीलंका संबंध ऐतिहासिक रूप से गर्त में चला गया। भारत को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि जो कुछ भी हुआ हानि और हानि हुई। सबसे बड़ी हानि तो यह हुई कि राजीव गांधी चाहे जैसा व्यक्ति हो, लेकिन एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री वो व्यक्ति उस समय था जब उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं राजीव गांधी के, कहिए कि बुद्धिहीन, विवेकहीन निर्णयों की बड़ी लंबी सूची है, लेकिन मैंने एक उदाहरण सामने इसलिए रखा है कि अयोग्य शासक आपका कितना बिगाड़ सकते हैं, आपके देश का
कितनी क्षति पहुंचा सकते हैं। वैसे ही उदाहरण के रूप में ज़ेलेंस्की को लें, तो व्यक्ति चाहे कॉमेडियन हो, जोकर हो, वह होना कोई बुरी बात नहीं है, वह भी एक प्रकार की कला है। लेकिन क्या उस व्यक्ति में शासन करने की क्षमता थी? क्या योग्यता थी? क्या शासन करने का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया था उस व्यक्ति ने? तो विशेष काल परिस्थिति के कारण वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, और बनने के बाद उसने क्या किया, वो हम आप सब लोगों के सामने है। आज यूक्रेन की जो अधिकांश के लोग हैं, विशेषकर वृद्ध महिलाएं, बच्चे, वो देश छोड़ चुके हैं। इसी प्रकार से बाइडेन के रूप में अमेरिका को एक राष्ट्रपति मिला। अमेरिका से बाहर के देशों के साथ बाइडेन ने बिगाड़ लिया, अपने देश के साथ भी बहुत बुरा किया, अपनी सीमाओं को एक प्रकार से खोल दिया, अवैध लोगों को आने दिया, और अमेरिका में क्या क्या हुआ यह आज संसार जानता है। तो इसके विपरीत यदि एक योग्य शासक होता है, वह क्या चमत्कार करता है। हमारे देश में वह उदाहरण अभी है। 2014 से लेकर के आज तक हम देख रहे हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से चाहे भारत का आंतरिक विषय हो या बाह्य विषय हो, दोनों ओर हम विजय और विजय देखते हैं। यहां भी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के थोड़ा ही पहले यदि आप कोई भी समाचार पत्र उठाकर देखें और कुछ भी जानकारी प्राप्त करें, तो आपको मालूम होगा कि कहा जाता था कि हमारे देश का 5वां हिस्सा, कभी कोई चौथा हिस्सा नक्सल प्रभावित है, 100 से ऊपर जिले नक्सल प्रभावित हैं, और वो भारत शासन से बाहर है या राज्य सरकार के शासन से बाहर है, जिसको रेड कॉरिडोर कहा जाता था। कहा जाता था वहां सरकारी विद्यालय नहीं चलते, सरकारी अस्पताल नहीं चलते, सरकार का जो रिट है वो नहीं चलता। और आज आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि वो लगभग सारा का सारा क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुका है, और अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने वो समय निर्धारित किया है जब उस नक्सलवाद को अतीत मान लिया जाएगा। अब यदि भारत की सीमा के बाहर की बात की जाए, तो जितने चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं, उनकी 2014 से पहले कल्पना केवल दीदी जैसे ही भविष्य द्रष्टा कर सकते थे, अन्यथा सामान्य बुद्धि वालों की समझ से परे थी बात। आज ये स्थिति है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां का एक बड़ा नेता कहता है, जिलों के नाम लेता है बलूचिस्तान के, और कहता है ये स्वतंत्र हो चुके हैं, और यदि ये संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर आवेदन दे दें तो इनको स्वतंत्र घोषित करने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसका अधिकांश पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। और आनंद का विषय यह है कि अभी 4 दिन पूर्व जब रविशंकर हमारे विदेश मंत्री से पाकिस्तान के पत्रकार ने लंदन में एक प्रश्न पूछा कि कश्मीर का विषय कैसे सुलझेगा, कश्मीर का विवाद, क्या ट्रंप और मोदी के बीच में कोई समझौता होगा, तो उसके उत्तर में हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि कश्मीर का विषय तो लगभग सुलझ चुका है, 370 हमने हटा दिया, वहां जो सामाजिक न्याय मिलना था, आर्थिक गतिविधि होनी थी, वो हो चुका या हो रहा है, रिकॉर्ड टर्न आउट के साथ वहां इलेक्शन हो चुका है,
नई सरकार बन चुकी है। एक ही विषय शेष है, वो है कि जो हिस्सा चुरा लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, उसको वापस लेना है। इसके बाद कश्मीर का विषय हमेशा के लिए मान लिया जाएगा कि सुलझ गया है। नरसिम्हा राव की सरकार में संकल्प पारित हुआ था भारतीय संसद में कि भारत पीओके वापस लेगा और उसके लिए यथासाध्य प्रयत्न करेगा। लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार चली गई, उसके बाद अनेक सरकारें आई चली गईं। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगी, वरन हम कह सकते हैं यह विषय ही किसी महत्व का नहीं था। लेकिन आज वह विषय इतनी प्रमुखता से उभर कर सामने आ चुका है कि पाकिस्तान सकते में है, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो रहा है और पीओके किस दिन हमारे पास आ जाएगा, ये बस समय की बात है। अभी अनायास एक घटना घटी है कि म्यांमार जैसे देश के का कुछ हिस्सा भारत को मिल रहा है, भारत का उस पर अधिकार होगा। तो क्या हम उस युग में वापस हो रहे हैं जहां भारत अपने प्राचीन या अपने स्वाभाविक मानचित्र की ओर बढ़ रहा है? तो श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है नेतृत्व परिवर्तन को। हमारे बीच पंकज जी बैठे हैं, जो भारतीय राजनीति शास्त्र के विशारद हैं और भारत में जो राज परंपरा रही है, राजा रहे हैं, उनके विषय में उन्होंने गहन अध्ययन किया है। एक सम्राट क्या होता है, एक शासक क्या होता है, उसमें क्या गुण होते हैं, उनके विषय में बता सकते हैं। तो भारत तो भाग्यशाली देश रहा है जहां पर सुदीर्घ परंपरा रही है अच्छे शासकों की। और यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने राजा भारत में हुए हैं, जिनमें से संभव है बहुत सारे राजा कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, फिर भी जनता ने विद्रोह करके उनको प्रताड़ित नहीं किया, उनकी हत्या नहीं की, जो कि अन्यत्र हम सामान्य बात की तरह देखते हैं। रूस में राजा की हत्या कर देना, फ्रांस में राजा की हत्या कर देना, अभी हाल के वर्षों में रोमानिया में चाउशेस्कू को मार देना, घेर लेना, अरब स्प्रिंग हुआ तो कितनी जगह क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अब समय आ गया है कि योग्य शासक बने? इसके लिए चेष्टा की जाए, इसका सदप्रयास हो, और इसके लिए फिर हमारे देश में जो परंपरा है उसके अनुसार हमें अनिवार्यतः अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे यह विषय अत्यंत रोचक प्रतीत हुआ पूरे विश्व को लेकर के, क्योंकि विश्व में यह एक बड़ी समस्या है, योग्य शासकों का घोर अभाव है। अब आप देखिए कि 56 या 57 मुसलमान देश कहे जाते हैं, जिनमें से अधिकतर में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, शासकों का चयन नहीं होता है, शासक निर्धारित होते हैं। और उन देशों की क्या दुर्गति है, यह हमसे आपसे छुपी नहीं। तो संसार अच्छा तब होगा जब योग्य शासकों का चयन होगा, वो चाहे भारत हो या अन्य कोई देश। शी जिनपिंग एक बार बैठ गया तो बैठ गया, हट नहीं सकता। पुतिन बैठ गए तो बैठ गए, हट नहीं सकते। वैसे ही तुर्की का राष्ट्रपति बैठ गया तो बैठ गया, हट नहीं सकता। तो इन देशों में चयन की तो कोई संभावना ही नहीं।
ऐसे शासक जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तभी किसी विकल्प की बात की जाएगी, अन्यथा वहां की जनता उन शासकों को झेलने के लिए आवश्यक है। तो मैं इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।